नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं योग दिवस विशेष का। और योग दिवस की आप सबको शुभकामनाओं के साथ हम आज के बिंदास को शुरू करते हैं मुद्दे से। इक्कीस जून की सुबह भारत ने एक नया इतिहास रचा और उस इतिहास का गवाह बना देश की राजधानी दिल्ली का राजपथ। वो राजपथ जो गवाह है देश की बदलती सियासत का, जो गवाह है देश की आजादी का। और दिल्ली का यही राजपथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का भी गवाह बना। 21 जून की सुबह इसी राजपथ पर जब 37,000 लोगों ने एक साथ योग किया तो राजपथ भी योग पथ बन गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न केवल पूरा भारत बल्कि पूरा विश्व उत्साहित दिखा और सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा वर्ग सभी ने योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास 21 जून की सुबह सफल होते दिखाई दिया और योग केवल राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि हिमालय की गोद में देश की रक्षा में तैनात सेना के जवानों से लेकर स्कूली बच्चों तक ने किया। हर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरकारी स्तर पर तो योग कराया ही गया, साथ ही कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी योग दिवस पर बढ़ चढ़कर लोगों को योग से जोड़ा और करोड़ों की संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया। ये नजारा केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के 191 देशों में देखने को मिला। जिन देशों में जैसे जैसे सूर्योदय हुआ वहां वैसे वैसे योग दिवस मनाया गया। आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया भारत की प्राचीन योग विद्या को अपना रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय योग दर्शन और योग से जुड़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है भारत की प्राचीन विद्या का विज्ञान पर आधारित होना, जिसमें योग भी शामिल है। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान। योग है जीवन जीने की कला। योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो योग एक ऐसा अनुशासन है जिसमें सूक्ष्म विज्ञान समाहित है, जो हमारे मन और हमारे शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। योग भारत में प्राचीन काल से विद्यमान है। योग की उत्पत्ति ही हमारे देश में हुई है और कहीं ना कहीं हम इसी योग विद्या के माध्यम से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय योग दर्शन को आज पूरी दुनिया के लोग योग की महत्ता, योग की शक्ति और योग के अंदर छिपे गूढ़ रहस्यों को समझने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे में हम अपनी इन्हीं प्राचीन योग विद्या के माध्यम से विश्व गुरु बनने के प्रयास में आगे बढ़ सकते हैं। आज केवल जरूरत है अपने इन्हीं प्राचीन योग विद्या की शक्ति को पहचान कर इसके माध्यम से विश्व गुरु बनने की। तो योग दुनिया भर में पहुंच गया है और जहां पर भी सूरज भगवान गए वहां पर आज उनको योग दिखाई दे रहा है। और ये भारत के योग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके ये योग दिवस तब आया है जब पूरी दुनिया हेल्थ के प्रति बड़ी सजग हुई है, स्वास्थ्य के प्रति बड़ी सजग हुई है और लोगों को लगता है कि लंबा जीना चाहिए और स्वस्थवर्धक जीवन एक जीवन जीने की अद्भुत कला के तौर पर योग अपनाया जा सकता है। और इसलिए योग को दुनिया भर में 193 से ज़्यादा देशों ने स्वीकार किया। भारत सरकार की और प्रधानमंत्री की मुहिम को भी श्रेय देना होगा, क्योंकि ऐसा शायद सरकार या प्रधानमंत्री इसमें नहीं होते
तो ये हो ही नहीं सकता था। और इसलिए इसका क्रेडिट मोदी को भी जाता है। उन्होंने जिस प्रकार से खुद इस कार्यक्रम में सहभागिता ली, उससे भी, या जो एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया, उससे भी योग के प्रति उनके फैन के द्वारा उनकी लोकप्रियता का फायदा योग को हो सकता है। मैं इस योग दिवस के बहाने जरा आगे की बात करना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया भर में योग पहुंच रहा है, पहुंचेगा, लोग स्वीकारेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको डॉक्टर पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं, और जाने अनजाने में भी अगर आप करते हैं तो फायदा आपको पहुंचता है, और इसलिए योग को दुनिया स्वीकारेगी। इस योग के बहाने क्या हम भारतीयता को पूरे दुनिया में फैला सकते हैं? ये इसलिए नहीं कि हमको हिंदू धर्म फैलाना है, ये इसलिए क्योंकि हम विश्व गुरु भारत का जो सपना देखते हैं, वो विश्व गुरु भारत का सपना योग के रास्ते पूरा हो सकता है। और हमारा योग के रास्ते विश्व गुरु बनने का ये जो सपना है, ये जो विचार है, ये साम्राज्यवादी मानसिकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जो दुनिया पर राज करने की बात करता है। हम तो दुनिया की सेवा की बात करना चाहते हैं, और गुरु अपने शिष्य की ज्ञान की सेवा जो करता है, वो उसे अपने जीवन में एक प्रकाशमय जीवन उसको देता है, और वो प्रकाश पूरे दुनिया में फैलाने का काम हमारे भारतीयता ने पहले भी किया है। पिछले 1200 साल के गुलामी के उस कालखंड के कारण हम कुछ पिछड़ गए थे, लेकिन अब दोबारा ये रास्ता खुला है, तो क्यों ना हम इस रास्ते को और चौड़ा किए, क्यों लंबा ना करे, इस रास्ते पर चलने वालों पथिकों की संख्या बढ़ाए। और इसलिए आज के योग दिवस के बहाने हम सुदर्शन न्यूज परिवार की तरफ से देश भर के, विदेश के उन भारतीय लोगों को आह्वान करें जो योग में अपना करियर करना चाहते हैं। वो लोग भारत में, विदेश में, जहां भी योग की दिशा में जाना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी वो योग शिक्षक है तो हम उनको विदेश में जाने के लिए उनका पासपोर्ट, वीज़ा से लेके तमाम सारी चीज़ें करेंगे। और अगर आप योग में अभी नहीं हैं लेकिन आप जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो हम आपको प्रशिक्षण भी देंगे। देश भर में कई ऐसी संस्था है जो योग पर बहुत अच्छा काम कर रही है। हम उनके साथ सहयोग करके दुनिया भर में जो लाखों योग शिक्षकों की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम उस कमी को पूरा नहीं करेंगे तो वहाँ दूसरा कोई घुसेगा, चाइनीज घुसेगा। अच्छाई अगर नहीं जाएगी तो बुराई घुसेगी, और इसलिए अच्छाई को इस रास्ते पर लेके जाने के लिए हम पहल करने के लिए तैयार है। आप बस अपना हौसला और अपनी हिम्मत और अपनी कमिटमेंट दिखाइए। हम इसके लिए आपको दुनिया के जिस भी कोने में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर लेके जाएंगे, वहाँ की भाषा का प्रशिक्षण देंगे, तमाम सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन बस आपका भरोसा भारत और भारतीयता पे होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। इस कार्यक्रम के शुरुआत में हम दो अतिथियों के पास चलते हैं। हमारे साथ दो अतिथि जुड़े हुए हैं, हमारे दो अतिथियों के पास चलते हैं। या हम अभी तक जो आपको योग प्रशिक्षक के तौर पर अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो यह हमारा ईमेल आईडी है, जिस ईमेल पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं, info@sudarshanwellness.com। यहाँ पर आप संपर्क करें, हम आपको आगे का मार्गदर्शन इस विषय पर करेंगे। स्टूडियो में चलते हैं। हमारे साथ दो विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा हेल्थ गुरु हैं। नरेंद्र मोदी के जो हेल्थ गुरु है डॉक्टर नागेंद्र जी, नागेंद्र जी के नरेश जी शिष्य है और 22 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, महीनों वहाँ पर रहते हैं। और ये जो कैंपेन चला है योग दिवस का, उसके साथ नरेंद्र जी के साथ नरेश शर्मा भी जुड़े हुए थे नागेंद्र जी के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। दूसरे अतिथि कल भी हमारे साथ योग विषय पर जुड़े थे, कवि के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने आधुनिकतम योग की शुरुआत 85 से की थी, और योग के विषय में इनके नॉलेज को देखते हुए दुनिया के कई क्षेत्रों में इनको भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। हमारे साथ कवि गजेंद्र सोलंकी जी भी जुड़े हुए, और आप सब करोड़ों की संख्या में देश विदेश से इस कार्यक्रम में लाइव जुड़े हुए दर्शक, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके आप बात कर सकते हैं। हमारे साथ दोनों अतिथि, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। मुद्दा है क्या योग के बहाने हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं और विश्व में शांति कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। और योग केवल, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा
केवल कोई शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, ये उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये वहाँ तक सीमित नहीं है तो कहाँ तक जाता है और जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। ऐसे विषयों को लेकर आज हम अतिथियों से बात करेंगे, आपसे कॉल करेंगे, हमेशा की तरह कारण परिणाम और उपाय भी देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं गजेंद्र जी के पास। गजेंद्र सोलंकी जी, योग को आगे लेकर जाना है, योग के गहराई में जाना है, कैसे आप इसको देखते हैं? सुरेश जी, दो विषय अभी तक आपने कहा, उसमें एक विषय निकल के आया कि 1200 सालों की गुलामी का एक राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन जो लोग सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से संघर्षशील रहते हैं अपने धर्म संस्कृति को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, उसको पूर्णतः गुलामी नहीं कहा जा सकता, राजनीतिक रूप से कहा जा सकता। अगर पूर्णतः गुलामी हो जाती और हम सरेंडर कर देते, हम समर्पित हो जाते, जो भी हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग थे, तो आज जो स्थिति बनी हुई है ये नहीं बनती। तो वो निरंतर संघर्ष चलता रहा है। कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, लेकिन हस्ती मिटी है, हम सिकुड़ते चले गए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो वीर लोग थे, बलिदानी लोग थे, हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस देश की संस्कृति को, समाज को बचा के रखा, जिसके कारण आज ये पल्लवित पुष्पित होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा विषय आता है कि विश्व गुरु बनने की बात है। तो गुरु माने श्रेष्ठ होता है, हम श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन वो बीच का कालखंड जो रहा है, जिसके कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई, और उसका स्वाभाविक रूप से ये भी था कि हमारे देश में अनेक जाति पंथ संप्रदाय, अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं, लेकिन इसकी संस्कृति जो इसको जोड़ती है, जो पूरा का पूरा एक प्रवाह है, आंतरिक प्रवाह है, वो सीमाओं के पार भी जाती है। लेकिन जो विश्वगुरु बनने की जो संकल्पना या एक सपना या एक हृदय में एक भाव लेकर हम चल रहे हैं, उसमें योग का क्या महत्व हो सकता है, ये विषय आपने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खास करके आपसे उन चक्रों के बारे में जानकारी चाहूंगा। चक्राज के बारे में बात करूंगा, लेकिन जो विषय अभी चल रहा है, आज अभी चुनौतियां अब शुरू हो रही हैं। अभी तक की जो यात्रा थी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस मना लिया, विश्व योग दिवस मना लिया हमने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लेकिन अब जो आगे की यात्रा है वो चुनौती भरी है, क्योंकि हमारे योग हमारे यहाँ से आरंभ होता है, तो इसके ऊपर हमारा एक जो आधिकारिक एक ज्ञान होना चाहिए। हमारे जो लोग योग में पारंगत हैं, दक्ष हैं, उन लोगों को उसको विस्तार उस तरीके, वैज्ञानिक तरीके से देना पड़ेगा, जिसके कारण दुनिया में जो ये बना है, एक ऑरा बना है भारत का, एक विस्तार हो रहा है योग का, और योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति का विस्तार हो रहा है, भारतीयता का विस्तार हो रहा है। उसको कहीं ना कहीं अगर हम अक्षम लोगों को, या जो ज्ञान कम रखते हैं, नीम हकीम लोग हैं, उनको अगर, मैं जो बात कर रहा हूं कि हम दुनिया भर में जो लोग भेजे वो प्रशिक्षित भेजे, प्रशिक्षित लोग होने चाहिए, पीने वाले, मांस न खाने वाले हो। हाँ, उनके पास उस तरीके का न केवल योग का ज्ञान होना चाहिए, भारतीयता का भी ज्ञान होना चाहिए, यहाँ के संस्कारों का, संस्कृति का, और केवल बिल्कुल ये ज्ञान। नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, योग दिवस की अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले सुरेश जी, मैं ये चाहूँगा कि महर्षि पतंजलि के जो आधुनिक रूप हैं, आदरणीय पूजनीय डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र जी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, और पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव को मैं प्रणाम करते हुए बात कहता हूँ कि सर्वप्रथम योग को भारत में अपनाना है। आज अगर आप महसूस करेंगे कि भारत के सभी शहरों में एलोपैथिक हॉस्पिटल्स, या भारत में जो लोग बीमार हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। पूरा विश्व हमसे जब प्रभावित होगा, जब वास्तव में हम में कुछ विशेष होगा, वो जो ज्ञान है, ध्यान है, शांति है, प्रेम है, जब वो हम में दिखेगा, जो विश्व हमसे प्रभावित होगा। निश्चित रूप से अगर हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, आप भी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, पूरा आज एनसीआर में देखते हैं, अभी भारत में भी हिंसा है, अत्याचार है, बलात्कार है, चोरी है, हेरा फेरी है, ये है भारत में भी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप अभी 3 हफ्ते की विदेश यात्रा करके आज ही लौटे हैं,
तो उस विदेश की जो भूमिका उसको आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अभी भी भारत में बहुत बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। लेकिन भारत में 100% हो जाए फिर हम बाहर जाए, ये शायद मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच में, क्योंकि जो डिमांड आज यहाँ है उससे ज़्यादा वहाँ है। मैंने वहाँ पर एक भी शहर ऐसा नहीं देखा जहाँ पर आज के योग दिन के होल्डिंग नहीं लगे थे। अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो कोई और पहुँचेगा, और फिर वो योग तो पहुंचेगा लेकिन उसका वास्तव रूप नहीं पहुंचेगा। इसलिए उसके वास्तव रूप को अगर पहुंचाना है तो भारतीय व्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुंचा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस प्रिपरेशन को आज से करना चाहिए, और इसलिए मैंने कोई देरी करे बगैर आज सवेरे मैंने करीब 3:00 पे ही इस पोस्ट को फेसबुक पे डाला। विचार तो पहले से दिमाग में था, लेकिन मैंने ये समझा कि और प्लानिंग करते फिर अनाउंस करते, लेकिन मुझे लगा कि ये सही समय है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी में आज अनाउंस किया है। और इसका पूरा जो सुदर्शन मीडिया एकेडमी का स्ट्रक्चर है, आप लोगों का सहयोग है, और मैं तो कहता हूँ कि देश दुनिया भर में जो भी योग में काम करने वाले लोग हैं उन सब का हम सहयोग लेंगे और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, उनके पास चलते उसके पास गजेंद्र जी के पास चलेंगे और चक्रों के विषय में बात करेंगे। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग जैसा कोई भी व्यायाम दुनिया में योग से ऊपर नहीं है सर, लेकिन हमारे राजनेता जो है वो इसमें यकीन नहीं रखते और राजनीति को लेकर के आते हैं। अभी आज के शो में हम तुच्छ राजनीति की बात नहीं करेंगे, कल हो गई, आज हम आगे की बात करेंगे। विश्व गुरु बनना है, ऐसे छुटफुट लोगों को, छुट भैया लोगों के विषय को याद नहीं करना है, किसने कौन सहभागी हुआ कौन क्यों नहीं हुआ, कल विषय हो चुका है। आज हम पॉजिटिव आगे की बात करेंगे। आगे के कॉलर भी ध्यान रहे, इसी विषय को हम उठाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सुरेश भाई, राम राम। मैं विकास बोल रहा शामली से। सुरेश भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा कि विश्व गुरु बनने के नाम का जो है हमारा भी बहुत बढ़िया कदम है, पर जो है हमें कुछ और काम भी करने जा कर जो है ये जिहादी मुल्ला है जो है जनसंख्या पर वो कर रहे, जनसंख्या बढ़ा रहे यार, जो है देश को इस्लामीकरण की ओर धकेल लेकर विश्व गुरु बनना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। उस विषय, ये सारी समस्या है, उन सारी समस्याओं का समाधान का अलग प्लेटफॉर्म है। आज हम केवल योग और योग के द्वारा दुनिया भर में फैलाना, योग के वास्तव उपयोग को दुनिया को समझाना, इस विषय पर बात करेंगे। जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए हम संपर्क का ईमेल आईडी स्क्रीन पर चला रहे। अब हम गजेंद्र जी के पास चलते हैं। गजेंद्र सोलंकी जी, योग को लोगों के सामने साइंटिफिक तरीके से रखने के लिए और आगे का योग की स्थिति केवल शारीरिक व्यायाम तक ना रहे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है तो उसके पहले सारे साहित्यों को जैसे बजा के देखा जाता है, हम आपके स्पोर्ट्स के लैंग्वेज में कहें तो वार्म अप वाला योग नहीं है, उसके आगे योग है। उस योग को कहाँ तक हमने देखना चाहिए, समझना चाहिए? देखिएगा, योग की परिभाषा जो दी गई है और महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से योग को परिभाषित किया है और पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से, उसमें अष्टांग योग को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने एक संकल्प लिया। और उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इस प्रकार का उन्होंने एक ट्रैक तैयार किया कि इस माध्यम से अगर जो व्यक्ति एक अनुशासित होकर योग करेगा तो वो वैज्ञानिक पद्धति है पूरी तरह से, और वो अपने जिस भी लक्ष्य की तरफ चलता है वो लक्ष्य उसको प्राप्ति हो सकती है। जो अपने सुखमय कर्म योग को सही करने के लिए, अपने सुखमय जीवन के लिए जो योग करना चाहते हैं, उनके लिए अलग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक की जो यात्रा है वो अपने पर्याप्त होती है। और ध्यान की तरफ जाते हुए जब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये तीनों लगभग क्रमिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप ये मान के चलिएगा, जब कोई भी साधक योग करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको एक तो प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने से क्या होगा कि उसको स्पष्ट रास्ता पता होगा। उसके लिए या तो पुस्तकों का भी ज्ञान होता है, लेकिन अच्छा गुरु का कोई मिलता है, कोई योग गुरु मिल जाते हैं, प्रशिक्षक मिल जाते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक योग की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की बात है, मैंने कल भी कहा था कि योग अपने आप में महाविज्ञान है। मानव को महामानव बनाने के लिए, उसकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और आत्मिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए
और चक्राज की जहां तक स्थिति है, जो चक्र होते क्या है आखिर, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो ये आगे की स्थिति है जब साधक साधना करने लगता है, यम नियम आसन प्राणायाम और ये सब कुछ आगे बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे उसको आगे की अनुभूतियों की ओर चलना होता है। तो जो चक्राज होते हैं हमारे शरीर में, वो जो हमारी नाड़ियां हैं, जो ऑस्टल बॉडी जिसको प्रभावित करती है, नाड़ियां एक दूसरे, जो नाड़ी तंत्र है हमारा, वो नाड़ी तंत्र जहां मिलते हैं, जंक्शन होते हैं वहां, जिनके जहां मिलान होता है, उनको चक्राज कहा जाता है। यूं हजारों चक्र हो सकते हैं, लेकिन 24 चक्र प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व जो है 24 बीजाक्षर, जो गायत्री के जो मंत्र के बीजाक्षर हैं, वो 24 चक्रों का वो करते हैं प्रतिनिधित्व। उसके बाद जो प्रमुख और चक्राज आ जाते हैं, वो 7 चक्राज आ जाते हैं, जिनमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। ये एक तरह से चेतना का या ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जब होता है, तो इन चक्रों से होते होते ऊर्जा जितना ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती है, उतना ही व्यक्ति का चहुमुखी विकास होने लगता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास, और वो व्यक्ति जो है मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगता है। तो इसके अपने अलग अलग वो हैं, इसके साधना का बहुत गहन, टीवी के माध्यम से ये सब कुछ बहुत विस्तार से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि योग्य गुरु के प्रशिक्षण में या उसके संरक्षण में ही अगर उस तरीके से चक्रों की साधना या इसके आगे की भी साधना की जाती है, तो निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। क्योंकि बिल्कुल और इसलिए जब लोग कहते हैं किसी बड़े महान व्यक्ति के बारे में जब बात होती है, तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है। तो ये पहुंचा हुआ का मतलब क्या है? अगर हम योग की भाषा में बात करें तो किस चक्र तक वो पहुंचा है, उससे उसकी स्थिति जान, अगर वो व्यक्ति सूक्ष्म जिसको सिद्धियां कहा जाता है, ये ऊर्जा का खेल है। हमारे जो ईड़ा, पिंगला जो नाड़ियां हैं और सुषुम्ना, 3 प्रमुख नाड़ियां मानी जाती हैं, और ये तीनों नाड़ियां इन चक्रों में से होकर गुजरती हैं। तो ऊर्जा का जब ऊर्ध्वगमन होने लगता है, ऊर्ध्वगमन, तो उसके साथ साथ जिस चक्र पर पहुंचती है, चक्रों का भी एक अपना निश्चित जो अनुभव होता है, अनुभव में जो आता है, योगियों को जो योग करते हैं उनको जो अनुभव में आता है, तो उसके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग उसकी चक्रों की ध्वनियां होती हैं, अलग अलग उसके नहीं, मैं इतना, क्योंकि हम टीवी पर 1 घंटे के शो में बात करें, हम इसलिए इतनी बारीकी में नहीं जा सकते। मोटा मोटा हम ये समझना चाहते हैं कि व्यक्ति कहाँ पहुंचा है, ये उसके चरित्र पे, उसके व्यवहार पर और उसके उपलब्धि के आधार पर भी हम समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ कोई सकते व्यक्ति हैं। अगर केवल पेट तक और काम तक सीमित है, इसका मतलब उसका मूलाधार चक्र गड़बड़ा हुआ है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र तक है, और उसके फिर मणिपूरक चक्र जो है, उससे पूरा शरीर के जो नाड़ी तंत्र है उसका केंद्र माना जा सकता है, एक तरह से नाभि के पास होता है। और उसके बाद जो अपना अनाहत चक्र है, वो अपनी भावनाएं, संवेदनाएं और मतलब उस प्रकार का सारा जो व्यक्ति का इमोशनल वो सब कुछ होता है, कहीं वहां से प्रभावित होता है। विशुद्धि चक्र, वाणी की जो शक्ति प्राप्त हो जाती है, विशुद्धि चक्र अगर जागृत होता है तो वाणी की शक्ति प्राप्त होने लगती है, सम्मोहित करने लगता है वाणी से व्यक्ति। उसके बाद सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए अगर जो आज्ञा चक्र जागृत होता है उसका, तो सूक्ष्म जगत में जो कुछ भी घट रहा है उस व्यक्ति को अनुभव में आने लगता है। और जब वो सहस्रार तक पहुंच जाता है, तो योगी जो है अपने आप में ईश्वरत्व को प्राप्त होने की प्रक्रिया में आ जाता है। और ऐसा भी बताते हैं हमारे योगियों ने बताया कि सहस्रार से 2 नाड़ियां निकलती हैं, एक अमृत कला, एक मृत्यु कला। तो वो नाड़ियां, जो अमृत निकलता है, अगर उसको शरीर में किसी तरीके से उसकी विधा है, एक खेचरी मुद्रा के द्वारा, बहुत कुछ शीर्षासन में खेचरी मुद्रा के द्वारा उसको ग्रहण करना, अगर वो शरीर में अमृत बहुत कम निकलता है, ऐसा बताते हैं, अगर वो अमृत धारण करने लगता है, तो शरीर जो है वो रोग, जरा, आयु और इन सब से जो मतलब परे हो जाता है। और इसलिए हमारे पास ऐसे ऋषि मुनियों की संख्या थी बहुत बड़े मात्रा में, जिनकी आयु बहुत लंबी होती थी। हमारे अगर मैं मोटी मोटी भाषा में ये कहूँ जो आम व्यक्ति समझ में आए, तो मैं समझाना चाहता हूँ, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा 2 दिशा में जा सकती है। या तो कमर के नीचे जा सकती है या कमर के ऊपर में जा सकती है। कमर के नीचे जाती है तो व्यक्ति कामुक होता है, स्वार्थी होता है, केवल अपने चीज़ों में वो खिंचाव उसका रहता है। और जैसे जैसे उसकी ऊर्जा ऊपर जाएगी, वैसे वैसे वो व्यक्ति मनुष्य से महान मनुष्य की तरफ आगे बढ़ता है। ये मोटा मोटा हम तय करें कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो नीचे जाए या उस शरीर ऊर्जा को हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं, यह हमको तय करना पड़ेगा। हमारे पास चर्चा के लिए 2 विशेष मेहमान हैं। नरेश जी के साथ हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप भी कॉल करके इस
कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं योग दिवस के बहाने और योग के द्वारा हम दुनिया भर में, दुनिया के हर घर में, हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में और शरीर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। और ये प्रवेश हमें उस अच्छाई को लेकर जाना है, प्रकाश को लेकर जाना है, जो दुनिया का, अज्ञान का और जो अत्याचार का, आतंकवाद का अंधेरा है, उसको दूर करने में कामयाब हो सके। और इसलिए आज हम स्टूडियो में चर्चा करें और साथ साथ में हम देश भर के उन योगियों को, योग शिक्षकों को, योग गुरुओं को आह्वान करें कि आप दुनिया भर में इसकी जो कमी है, डिमांड है, मांग है, उसका पूरा करने के लिए खुद और अपने शिष्यों को दुनिया भर में भेजने के लिए शिष्यों को तैयार करें। भारत के लाखों युवा अगर दुनिया भर में जाएंगे और योग के साथ अपने प्रतिभा को लोगों के अंदर पहुंचाएंगे, तो यही तो हम भारत की सबसे बड़ी पहुंच रहेगी। इंटरनेट से भी बड़ा नेटवर्क बनेगा और इसलिए अच्छे लोगों को प्रमोट करने का बीड़ा सुदर्शन ने उठाया है। और इसलिए आप हमको info@sudarshanwellness.com पर अपना मेल आईडी, अपना रिज्यूम और अपनी डिटेल मेल कर सकते हैं। हम अलग से भी आपके सामने इस मेल आईडी को चला रहे हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान विशेष जानकारी के साथ मौजूद है। उनका ज्ञान इतना ज़्यादा है कि हम 1 घंटे में आपके सामने नहीं चर्चा में पूरा ला सकते, लेकिन कुछ सार लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। चलते हैं डॉक्टर नरेश शर्मा के पास। नरेश जी, नरेंद्र मोदी जैसे महान प्रतिभाशाली जिस व्यक्ति को कहा जाता है, उनके भी योग के गुरु डॉक्टर नागेंद्र, 22 साल से आप उनके संपर्क में हैं। जरा डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में और उनके योग के बारे में आप बताएंगे कि उनकी लाइन क्या है। सुरेश जी, डॉक्टर नागेंद्र जी एमटेक हैं। आप नासा में और हार्वर्ड में रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा तकनीकी क्षेत्र में रहे हैं और पिछले 45 वर्ष से बेंगलोर में अनेक, लगभग 200 से ज़्यादा उन्होंने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर बनाए हैं, 45 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। और आज भारत के गौरव, पूरे विश्व के गौरव, भारत के पूजनीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उनके बनाए हुए योग शेड्यूल का पालन करते हैं। तो आज पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब अमेरिका में गए तो 9 दिन वो सिर्फ पानी पर रहे, और उस पानी पर रहने के बावजूद भी जो उनके अंदर ऊर्जा थी, और ना सिर्फ ऊर्जा की बात थी, जो उनका मस्तिष्क जो काम कर रहा था, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। पूरा का पूरा विश्व उससे आश्चर्यचकित था। तो ये आज पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि वो ऐसा क्यों था। तो जो आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी का जो योगा है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी, वो कहते हैं कि जो हमारे शरीर के जो 5 स्तर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 स्तर पर, यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, इन 5 स्तरों पर हमें योग साधना करनी है। हमें शरीर पर काम करना है, वो एक है। शरीर पर काम करना वो आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। हमें माइंड पर काम करना है, वो आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी को बढ़ाना है। हमें भावनात्मक रूप पर, इमोशनल रूप पर काम करना है। हमारी भावनाएं सम हो, अति प्यार, स्ट्रॉन्ग लाइक और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वो वीकनेस है। हमें विज्ञानमय कोष पर काम करना है कि हमारा डेप्थ ऑफ परसेप्शन हो, पावर ऑफ एनालिसिस हो, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हो, एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस हो। तो आपने देखा कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब ये बात करते हैं, तो जो उनका विज्ञानमय कोष है, जो बुद्धि के 5 स्तर हैं, वो उनके अद्भुत हैं। सारे विश्व आज देखिए, उनका देश का हर भाषण अलग होता है। लोग उनको साधारण रूप से ना देखें, वो योग की बहुत ऊंची स्थिति पर हैं। साधारण व्यक्ति सिर्फ ये ना देखें कि वो योगासन करके दिखाएं,
वो गंभीर से गंभीर अपना सर अपने घुटनों पर छुआ के दिखाएं, या चक्रासन करके दिखाएं, या शीर्षासन करके दिखाएं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्थिति हैं, जो उनका विज्ञानमय कोश है, उनका डेप्थ ऑफ परसेप्शन बहुत हाई है, उनका पावर ऑफ एनालिसिस बहुत उच्च है, उनकी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ऊंची है, उनका अवेयरनेस बहुत ऊंची है, उनकी सजगता, साक्षी भाव बहुत उच्च 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 कोटि का है। जब भी वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं तो वो शांति से सारे प्रेस को सुनते हैं, और उनका विश्व के कहीं यूएनओ में दिया गया भाषण हो, विश्व के किसी प्रदेश में अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या जापान जाते हैं या जर्मनी जाते हैं, विश्व के आज पूरे विश्व का उन्होंने दिल जीत लिया। उसका राज क्या है? उसका राज है सिर्फ योग। और मैं कहता हूं कि धर्म और स्वास्थ्य का इंटीग्रेटेड अप्रोच नरेश जी बताया, और उसको थोड़ा सा एक एक चीज को विस्तार से बताएंगे। देखिए, अगर आप एक बात महसूस करें कि जैसे अगर हमारे शरीर के लेवल पर कुछ बातें बड़ी छोटी सी हैं, मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, पेट में एसिडिटी है, तो आपका चिंतन ठीक नहीं हो पाएगा। अब हम कितनी आसानी से सुरेश जी, कितनी अद्भुत प्रक्रियाएं हैं कि हम आधुनिक एक प्रक्रिया है वमन कुंजल बोलते हैं कुछ लोग, यानी हम लगभग 1.5 से 2 लीटर हल्का सा गर्म पानी नमक डालकर उसको पी लें और उस पानी को निकाल दें, तो जितना भी हमारे शरीर में पित्त है, एसिड जिसको बोलते हैं, जिसको एसिडिटी है, अब ये दिखने में बहुत छोटी सी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का पित्त बढ़ा होगा उसके सर में दर्द रहेगा। शाम को 3-4, अगर कोई आदमी बहुत बड़ी पोस्ट पर है, कोई मिनिस्टर है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, कोई बहुत सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो हमारे मीडिया के सीनियर लोग हैं, अगर पित्त बढ़ा है तो उनके उसमें उत्तेजना रहेगी। तो कितने आसानी से हम योग की उस क्रिया से उसको ठीक कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो हम अन्नमय कोश जो आसन है, आसनों से पहला जो स्तर है हमारा अन्नमय कोश को ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम से हम अपने मनोमय कोश को, ये जब भी हमारी कोई भावनाएं हैं, आप देखना सुरेश जी, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा सांस अलग होता है, जब हम शांति से होते हैं तो हमारे सांस की गति अलग होती है। हम अपने सांसों को कंट्रोल कर हम अपने प्राणमय कोश और मनोमय कोश को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रण कर सकते हैं, अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो जब हम आसन के द्वारा शरीर को, क्रियाओं के द्वारा जो भी शरीर की सिद्धियां हैं, प्राणायाम के द्वारा हम अपनी भावनाओं को, और विज्ञानमय कोश का मतलब है कि हम उच्च कोटि के ज्ञान से, उच्च कोटि के दर्शन से, कई बार हमारे मन के स्तर पर जब हम अवेयरनेस में नहीं होते, जब हम बेहोशी में होते हैं, जब हम साक्षी भाव में नहीं होते, जब हम सजगता में नहीं होते, व्यक्ति की स्थिति ये होनी चाहिए कि जब भी वो बोल रहा है वो स्वयं अपने को देखता रहना चाहिए, उसकी कॉन्शियस उसको भी देखती रहे और सामने वक्ता को देख रहे। तो आदरणीय मोदी जी ने एक पुस्तक लिखी है साक्षी भाव, वो शायद आने वाली है, तो उनका साक्षी भाव बहुत उच्च स्तर पर है। तो ये आज मोदी जी ने योग साधना के द्वारा आज, और सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उन्होंने जब ये मांग करी कि योग 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, तो कुछ ही घंटों में 177 देशों ने इसको पास कर दिया, और जिनमें 45 मुस्लिम देश भी थे। सुरेश जी, ये बहुत बहुत बड़ी गौरव की बात है। 45 मुस्लिम देशों ने भी तुरंत इस पर अपनी सहमति दे दी। तो भारत के लिए इससे बड़ी क्या गौरव की बात होगी। और एक बात और सुरेश जी, आज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाहे यूरोप ने बहुत तरक्की करी है, आज मनुष्य ने चांद पर कदम रख लिया है। जो दूरियां हम घंटों में, जो दूरियां हम कभी महीनों में पूरी करते थे, आज मनुष्य कुछ घंटों में पूरी कर लेता है। लेकिन आज मनुष्य पहले से ज़्यादा बेचैन है। और पूरे यूरोप ने देखा तो अगर शांति, ज्ञान और प्रेम का कोई उपाय है तो वो भारतीय योग में है, क्योंकि जो महर्षि पतंजलि ने, इसलिए हमारे योग के संबंधित या अध्यात्म के संबंधित गुरु जब विदेश में जाते हैं तो दुनिया उनके पीछे पागल होती है। ओशो का हमने उदाहरण देखा है कि रजनीश के पीछे, ओशो के पीछे कितने लोग थे जिससे कि विदेश भी डर गया था। या तमाम ऐसे कई नामों का हम उदाहरण ले सकते हैं जिन लोगों ने अपने ज्ञान के आधार पर दुनिया को आकर्षित किया, प्रभावित किया और उनके जीवन में प्रकाश को लाया। इस कड़ी को आगे बढ़ाना है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद। ठीक रहा, बोलिए।
क्या कहना चाहते हैं आप? सुरेश जी नमस्कार। हाँ, भौतिक सुविधा में तो पूरा विश्व संपन्न हो रहा है, हृदय बदलने तक की साइंस ने तरक्की की है। एक क्षण में पूरा विश्व का संहार हो ऐसी भी खोज हुई है, लेकिन शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न नहीं तो शांति नहीं मिलती। गुलाब के फूल की शैया में भी नींद नहीं आती। भारत की ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले शरीर स्वस्थ मन प्रसन्नता के लिए एक योग साधना की खोज की। जब मन एकाग्र होता है तो दुनिया में कौन सा भी कार्य असंभव नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय योग दिन के माध्यम से योग द्वारा मन शांति, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति सद्भाव की भावना की विश्व को सीख देकर भारत विश्व गुरु के कदम पर बन रहा है और भारत विश्व गुरु बने, यह संत श्री आसाराम जी बापू का सपना अभी साकार हो रहा है। संपूर्ण विश्व सुख शांति से रहे, संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है, यही भारतीय संस्कृति की सीख है। धन्यवाद, जय हिंद। नरेश जी के पास चलता हूँ। नरेश जी, जो मन की बात है, क्योंकि मन पर ही कंट्रोल ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री ने भी कहा, या सब जानते हैं कि हमने हृदय तक बदलने की टेक्निक लाई है, लेकिन मन को नहीं बदल सकते। वो योग से कैसे संभव है? सुरेश जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। आज की बात का सबसे मूल प्रश्न यही रहेगा, और उस विश्व को सबसे बड़ी देन है ना, तो वो मन की है। शरीर पर आधुनिक विज्ञान का भी नियंत्रण है। हाँ। जो आधुनिक विज्ञान है उस पर एलोपैथिक भी काम कर लेती है, लेकिन ये जो भारतीय योग है, जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग है चित्तस्य वृत्ति निरोध है, कि योग जो मन की वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करने की कला है। ये 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि लिख गए थे। और आज जो विश्व के लोगों में जो हिंसा है, जो बलात्कार है, जो भ्रष्टाचार है, अगर उसको नियंत्रण करने का अगर कोई उपाय इस पृथ्वी पर है तो ये योग है सुरेश जी। ये योग और ध्यान है। ये निश्चित रूप से 100% सिद्ध है, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा मनुष्य की वृत्तियों पर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो है उस पर अगर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये इस व्यक्ति को परिवर्तित करने का जो कला है, इसमें व्यक्ति में जो दान आए, दया आए, प्रेम आए, सहजता आए, भाईचारा आए, इस मन का कहते हैं ना कि शरीर पर हम अनेक प्रकार की दवाइयों से, अनेक प्रकार की सर्जरी से, अनेक प्रकार की लेकिन व्यक्ति को, क्योंकि सुरेश जी मैं आपके द्वारा जानकारी बताऊं कि शरीर की एक्सरसाइज क्या है, भागना, दौड़ना, स्विमिंग, लेकिन मन की एक्सरसाइज क्या है? मन हमेशा चलता है। मन को रोकना मन का व्यायाम है, और सही दिशा में लेके जाना। मन को रोकना, मन के ये विश्व में किसी को नहीं पता है कि मन तो हमेशा चलता है। एक दिन में 50 से 60 हजार विचार आते हैं मनुष्य के अंदर। उनको रोकना प्राणायाम और ध्यान के द्वारा ही रोक सकते हैं आप। तो इससे बड़ी इस पृथ्वी को देन नहीं है। इसका कोई हमारे पूरे विश्व के पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। आधुनिक लोग दवाएं दे के मन को रोकते हैं। जब उनको रात की नींद नहीं आती तो वो नींद की गोलियां लेके, अनेक प्रकार की दवाइयां या शराब या ड्रग्स लेकर वो चैन की नींद सोते हैं। और हमारा योगी ध्यान और प्राणायाम करके चैन की नींद सोता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं, जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो 1 2 9 गिनते वो सो जाते हैं। तो वो कितने बड़े योगी। तो ये बहुत बढ़िया आज की बात का मेरे को लगता है ये सबसे मूल वो रहा। गजेंद्र जी, हमने व्यक्ति के मन को खुला किया। जो पश्चिम विचार है वो कहते हैं कि तुम आज़ाद हो, जो करना है करो। मन में जब आए खाना, भूख लगी है, मन में आ जाए भोग लेना है, मन में आ जाए जो करना है जैसे करो। लेकिन फाइनली उनके ध्यान में आया कि कितने भी कैमरे लगाओ, कितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ, कितनी भी लाइनें लगाओ, व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आता है। कारण वो खोज रहे, मिल नहीं रहा है। क्या योग के द्वारा ये मार्गदर्शन हो सकता है और कैसे हो सकता है? देखिए सुरेश जी, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें हम तक पहुंचाई। मन की जो कार्यशैली है वो बहुत विचित्र है। मैं समझता हूँ अगर जो सबसे शक्तिशाली कोई मनुष्य के शरीर में कोई ऐसा कहना चाहिए चेतना है या ऊर्जा है, तो वो मानसिक ऊर्जा है, मन है। और पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि अन्नमय कोश की जो बात की, अन्नमय कोश से ऊपर चलते हुए प्राणमय कोश, एक कोश दूसरे कोश को आधार दे रहा है। जैसे अन्नमय कोश जो है, जो अन्न ग्रहण करते हैं उससे जो पोषण मिलता है, तो अन्नमय कोश उससे पोषित होता है और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है।
तो ये कहते हैं ना, देह देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ये अन्नमय कोश जो दिखाई दे रहा है, ये आधार है सभी सारी चेतना का। उसके बाद में इसको आधार दे रहा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो है, हमारे शरीर के जो वायु हैं, 10 वायु कहे जाते हैं, तो प्राण सबका राजा है। और अलग अलग शरीर के हिस्सों में सभी अपने वायु, उदान, व्यान, समान, कूर्म, नाग, इस तरीके से 10 वायु जो होते हैं, सभी का राजा प्राण होता है। जब तक प्राण शक्ति प्रबल है, शरीर में मजबूत है, तब तक जो है अन्नमय कोश को जल्दी से कोई रोग नहीं लगता है सामान्य रूप से। तो प्राण शक्ति, प्राणायाम के द्वारा जो प्राण शक्ति शरीर में मजबूत होती है, और प्राण और मन एक दूसरे में लय हो जाते हैं। प्राण और मन, अगर प्राणायाम करेंगे तो मन आपका स्वाभाविक रूप से एकाग्र होने लगता है। जो वृत्तियां हैं, वो जो विचारों का प्रवाह है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो प्राणायाम करते होंगे वो इस बात को अनुभव भी करते होंगे। जैसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू किया, या कोई भी प्राणायाम शुरू करते हैं जो सहज तरीके से किया जाता है, कपालभाति और भ्रास्तिर का ये प्राणायाम थोड़े से अलग तरीके के हैं, लेकिन जो सहज प्राणायाम जो किए जाते हैं, उनसे मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र होने लगता है, विचारों की गति धीमी होने लगती है। तो ये मनोमय कोश जो है, ये सारी जो हमारी 10 इंद्रियां कही जाती हैं, उनका सबका एक तरह से संचालक है। तो जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और जो भी मतलब शरीर की 10 इंद्रियों का जो एक तरह से संचालक मन होता है। बिल्कुल। दक्षिण का जो मैं अभी थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, मतलब जो पश्चिम में जो मनोविज्ञान रहा है, उनकी यात्रा मन तक रही है, साइकोलॉजी तक। वो साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट करते हैं, और योग की यात्रा जो होती है साइकोलॉजी से, जो मनोविज्ञान से आगे जाती है, मनोमय कोश से आगे जाती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, विज्ञानमय कोश है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 3 जो प्रमुख विज्ञानमय कोश के अंग हैं। तो बुद्धि जो है, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस प्रकार से विवेक भी उसके साथ में होता है। बुद्धि की सूक्ष्मता जितनी ज़्यादा होती है, वो उतना व्यक्ति इतना ही विवेकशील होता है, उतना ही उसकी तीक्ष्ण बुद्धि किसी विषय को जो है कैलकुलेट कर सकती है। उसके बाद चित्त की बात आती है। तो जो मनोमय कोश की बात आप कर रहे हैं, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश सबके बीच में है। तो ये संतुलन क्रिएट करता है। जितना मन हमारा स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा और शक्तिशाली होगा और पॉजिटिव विचारों का वाहक होगा, उतना ही व्यक्ति का जीवन, चाहे अन्नमय कोश, जो बहुत सारी बीमारियां आपको पता होगी कि शरीर की बीमारियां मन के कारण होती हैं। मन अगर प्रसन्न नहीं है, मन अगर दुखी है, मन अगर रोगी है, तो शरीर में 10 तरह की बीमारियां आ जाती हैं। बिल्कुल। और इसलिए कहते हैं कि अगर आपका आत्मविश्वास ज्यादा है, अगर आप में आत्मगौरव ज्यादा है, अगर आप आशावादी ज्यादा है, तो आप जीते भी ज्यादा है और आप ज्यादा स्वस्थ भी रह सकते हैं। हार्मोनिक जो हमारे शरीर का हार्मोनिक, एक सवाल वही मैं अभी आने वाला था आपके पास कि आजकल बच्चों में, खास करके युवाओं में, वो तेज नहीं दिखता जो पहले दिखता था। हम अगर पुराने सारे महापुरुषों की बात करें, विवेकानंद हो, शिवाजी महाराज हो, या कोई भी हो, जो बचपन में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी गाथाएं सुनने को मिलती है, आज के बच्चे इससे दूर है। वो क्यों? और आज के बच्चों में हार्मोन्स वाला जो चेंजेस है वो बड़े गति से आ रहा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? योग कैसे उसमें उपयोगी होगा? इसमें सुरेश जी बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है वो वातावरण है। जो वातावरण, जिस वातावरण में, जैसे हम छोटे थे, हम बचपन में कहानियां सुना करते थे, ध्रुव की, प्रहलाद की और योगियों की, ऋषि मुनियों की, और बहुत सारे पॉजिटिव कहानियां सुना करते थे। तो हमारे अंदर जो है कंडीशनिंग, जैसे कहा जाता है, मस्तिष्क की बचपन से जैसी होती है। आजकल कंडीशनिंग क्या हो रही है? आप छोटा सा बच्चा होता है, वो इंटरनेट पर बैठ जाता है। इंटरनेट दुनिया में सब कुछ, जो भी कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ अच्छाई के साथ गंदगी भी देता है। तो उसमें क्या है, उसकी जो कंडीशनिंग हो रही है, उसकी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां, उसके मन अगर प्रभावित हो रहा है, तो उसकी इंद्रियों पर उसके मन का कंट्रोल नहीं है, वो संस्कारित नहीं हो पा रहा उस तरीके से। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि उसका जो हार्मोनिक डिसऑर्डर है, जैसे टीन एज में आने के बाद आप जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत तेजी से चेंजेज आते हैं बच्चे के, मतलब ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया है। तो उसके जो चेंजेज आते हैं, अगर उसको बच्चे को 7-8 साल की आयु से ही योग कराया जाए, और भी छोटी आयु से भी कराया जा सकता है, लेकिन उस मार्गदर्शन में, संरक्षण में, तो जब तक वो टीन एज में आएगा, तो उसका एक अलग तरीके का विकास हो चुका होगा, मानसिक बौद्धिक विकास हो चुका होगा। वो उसके अंदर एक अलग प्रकार की चेतना, ऊर्जा का एक प्रवाह होगा। मैंने काफ़ी कुछ मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वगैरह कराता रहा हूँ, प्रशिक्षण देता रहा हूँ बच्चों को, और मैंने योगा फॉर स्पोर्ट्समैन,
मतलब स्पोर्ट्समैन को योगा क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। तो उसमें मैंने जो अनुभव में आई चीज़ वो ये आई कि अगर योग करते हुए कोई भी मतलब खिलाड़ी हो या कहना चाहिए कोई भी विद्यार्थी हो, अगर योग करता है तो उसकी क्षमताओं में, मानसिक क्षमताओं में, एकाग्रता में, स्मृति में, बौद्धिक क्षमताओं में अद्भुत रूप से कहीं नहीं कहीं बिल्कुल। हम आसान भाषा में अगर आज के बच्चों को कहे तो स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलने से लेके जी, किसी भी फिजिकल कंपटीशन में नंबर 1 आने से लेके जी, अपने करियर के लिए भी वो उपयोगी निश्चित योग रूप से निश्चित रूप साबित आधार हो बन सकता जाता है। है, उस समय नरेश आधार जी, बन जाता है। अब हम जब इंटरनेशनली योग को लेकर जा रहे हैं तो योग के किस हिस्से को कैसे लेकर जाना चाहिए? कार्यक्रम के आखिर में हम अभी जा रहे हैं, तो क्या हिस्सा कैसे लेके जाना चाहिए और उसकी प्रभाविकता कैसे रहेगी? योग प्रशिक्षक होगा जो भी, मतलब उसको ज्ञान तो सब कुछ होना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए कि जिस विषय को लेकर जा रहे हैं वो उसमें पारंगत होना चाहिए, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और हमारी योग की परंपरा के दृष्टिकोण से भी, और दोनों परंपराओं को मेडिकल साइंस, मेडिकल के द्वारा भी योग को जस्टिफाई कर सके। दूसरा क्या है कि बहुत विस्तार से योग को, जिनको योगी बनना है या चेतना के और आगे बहुत बड़े ऊंचे धरातल पर जाना है, तो उसके लिए तो अष्टांग योग जो अपने आप में महाविज्ञान है, तो लेकिन उसके 2-3 अंग जो हैं, जैसे कि आसन हो गया, यम नियम के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, किस प्रकार से तप, शुचिता होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा वगैरह, ये सामान्य व्यवहार की चीजें हैं। लेकिन जब हम क्रियात्मक योग पर आते हैं तो उस क्रियात्मक योग में एक तो आसन बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे गुरु से सीखकर, अभी हम उतनी डिटेल में आज नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो आसन मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अगर उसको लेकर चलते हैं तो आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 ऐसे क्रियात्मक योग के अंग हैं। अगर इनको सही तरीके से कोई व्यक्ति सीखता है और आगे बढ़ता है तो उसको वो सारे कुछ मतलब जो भी भौतिक या जो भी सांसारिक या शारीरिक, मानसिक जो भी लाभ उसको चाहिए वो प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। नरेश जी, सुरेश जी, मुझे क्या लगता है वर्जन को हम लेके जाएं? योग के 2 हिस्से हैं, एक है आध्यात्मिक और एक है थेरेपेटिक। तो हमें थेरेपेटिक को लेके आगे बढ़ना चाहिए कि जो कोई भी विदेशी आदमी, चाहे उसको कोई बीमारी है, अगर वो उसकी बीमारी दूर करता है तो वो जल्दी से योग को स्वीकार करेगा। बहुत सही है। तो बीमारी मतलब अगर किसी के कमर में दर्द है, किसी को सिर्फ डिस्क है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को और कैंसर है, किसी को माइग्रेन है, अगर हम योग के जो थेरेपेटिक तरीका है, जो बीमारियों को वाला तरीका है, हाँ जी, जो बीमारियों को दूर करने का तरीका है, उसको आधुनिक साइंस से, जो डॉक्टर नागेंद्र जी ने जो बनाया है, उन्होंने उसको साइंस से जोड़ के वो उसके प्रणाम देते हैं कि भाई अगर आप ये योगा करिए 15 दिन तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज इतनी कम हो जाएगी। उसका वो प्रूफ देते हैं बाकायदा। तो हम योग के, आप जो भी योग के टीचर विदेश में जाना चाहें, वो निश्चित रूप से वो पहले वहाँ कुछ चमत्कार दिखाएं, पहले उनको प्रसन्न करें, पहले वो जो अशांत हैं, पहले वो जो बेचैन हैं, बीमारी हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट हैं, वो उनको सुख शांति प्रदान करें। फिर वो धीरे धीरे वो जो बाद की जो जागृत है, कुंडली जागृत या जो बाकी जो स्थितियाँ हैं, उसमें हम प्राइमरी रूप से उस पर नाच लगाएं। वो अपना आप स्वयं पहले व्यक्ति को प्राइमरी स्कूल में डाल दें, बाद में वो पीएचडी तक अपना आप पहुंच जाएगा। तो हम एक तो ये विषय लें। सुरेश जी, दूसरी जो बात आपने बच्चों का बिठाया था, मैं निश्चित रूप से आज ये पुस्तक लेकर आया था और मैं अभी पिछले कई दिन से दिल्ली की कई मीटिंगों में भी रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत विशेष वो है कि अब जो एक उनका डिपार्टमेंट है एनसीटी, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, मैं उनकी कई मीटिंगों में रहा हूं और आयुष मंत्रालय की भी कई मीटिंगों में रहा हूं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन से, उनके सुझाव से, कोई टीचर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, तो बीएड और एमएड के अंदर उनको 6 महीने या 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर तक योग सीखना पड़ेगा। जब टीचर स्वयं योगी होंगे, सिर्फ योगा टीचर नहीं, अगर वो मैथ्स का टीचर भी है या साइंस का टीचर भी है या हिस्ट्री का टीचर है, तो भी उसको 1 सेमेस्टर या उसी हिसाब से बीएड में 1 सेमेस्टर या एमएड में 2 सेमेस्टर, उसका सिलेबस याद बन चुका है। और कल तालकटोरा स्टेडियम में भारत की शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी उसका उद्घाटन करने वाली हैं। और एनसीईआरटी ने भी बच्चों का सिलेबस भी बना दिया है। तो जो आपने समस्या उठाई थी वो बहुत जायज समस्या है
क्योंकि जो अब जो पब्लिक स्कूल बन चुके हैं, ये पब्लिक स्कूल 100 में से 99 नंबर, 100 में से 100 नंबर लाने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन बच्चों का शरीर स्वस्थ हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, 20-25 नंबर इस बात के भी हों, बच्चा 108 सूर्य नमस्कार लगा के दिखाए, बच्चा चक्रासन करके दिखाए, बच्चा शीर्षासन करके दिखाए, बच्चा पश्चिमोत्तासन करके दिखाए, इस बात के भी उसको, अगर उसका सर उसके घुटनों से छू सकता है, वो चक्रासन करके दिखा सकता है, वो शीर्षासन करके दिखा सकता है, वो सूर्यासन 108 लगा के दिखाए, तो इस बात के भी 25 नंबर रखने चाहिए। और जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे लोह जैसे जिस्म वाले पुरुष चाहिए, वो कहते थे कि 1 घंटे बच्चे बचाए गीता पढ़ने के, वो फुटबॉल खेलें। तो वो वास्तव में हमें अपने आज के जो पब्लिक स्कूल हैं वो सिर्फ एजुकेशन एकेडमी पे फोकस हो गए हैं। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो मैदान में होगा, वो फील्ड में होगा। तो ये जो आपने वो उठाई समस्या, ये बहुत जायज़ है। और एक किसी संत ने कहा हो कि योग हो या भोग, शरीर साधो, कि भैया अगर आपको कहीं घूमना है, कहीं तीर्थ पे जाना है, कहीं विदेश जाना है, तो शरीर तो फिर भी चाहिए। आज अगर कश्मीर घूमना चाहते हैं, आज अगर स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, या कहीं वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, और किसी तीर्थ जाना, वहाँ से पहाड़ी पर ट्रैकिंग करना चाहते हैं, राफ्टिंग करना चाहते हैं, या मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो भी आपको शरीर तो चाहिए, स्वस्थ तो चाहिए ही नहीं चाहिए। तो ये आपके स्वार्थ की बात है। और एक बात सुरेश जी, कि अगर व्यक्ति शरीर में अपने उसमें कुछ भी चाहता है, अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है, कहते हैं ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो शरीर है ये सब धर्मों का साधन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों से निवेदन कहता हूं कि शास्त्र क्या कहता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये इस शरीर से प्राप्त होंगे। ये भारत की जनता, आप स्वयं स्वस्थ बनो, आप स्वयं स्वस्थ बनो, अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय अपने स्वस्थ बनने पर दो। आप सुबह एक आदर्श जीवन पद्धति निभाओ, ना तो खुद किसी पद्धति को तोड़ो, ना किसी को तोड़ने दो। आप सुबह जल्दी उठो, सुबह कुछ योग व्यायाम करो, सुबह स्वच्छ पानी पियो, रोज योग आसन प्राणायाम ध्यान शिविर करो, अच्छा स्वस्थ खाओ, शाम को जल्दी सो। ये इसको आप, इसलिए मैं कार्यक्रम को अंतिमता नरेश जी उसी दिशा में लेकर जाना चाह रहा था। जो भारतीय जीवन शैली है, सवेरे से उठने से लेके रात को सोने तक, और सोने का भी तरीका, क्योंकि सोना भी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है, रात को नींद अच्छी नहीं आती, ये भी एक समस्या है। और इसलिए हम भारतीय जीवन शैली को लोगों के सामने पहुंचाएं और हमारी भारत की जीवन शैली ठीक करें। और ये सब कुछ करने के लिए हमारा भारत का मीडिया इस विषय को गंभीरता से ले, भारत की एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी दुरुस्त की जाए, और देश में जो चर्चाएं होती है, परिसंवाद होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें शरीर, स्वास्थ्य और मन, इन विषय पर भी बातचीत जरूर हो। सुदर्शन वैसे भी योग दर्शन नाम से कार्यक्रम चलाता है, और अब ये दुनिया भर में योग को पहुंचाना और योग के साथ साथ पूरी भारतीयता को पहुंचाने का जो बिड़ा हम आज के दिन संकल्प ले रहे हैं, उसमें आप सब लोग शामिल हो, ऐसी अपेक्षा मैं व्यक्त करता हूं। दोनों अतिथि यहाँ पर आए और टाइम निकाला और हमारे दर्शकों को अभूतपूर्व जानकारी दी। मेरे लिए भी कई चीज़ें पहली बार सुनने लायक थी, तो मुझे लगता है ये चीज़ें हम आप दोनों के द्वारा बार बार चैनल पर लेकर आएंगे, और इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए इस ज्ञान का ज़रूर लोगों को दर्शन कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।